अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामा सनम के साथ। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और दोपहर 2:30 बजे हम उर्दू खबरनामे में सबसे पहले सियासत पे भी बात करेंगे, हालात पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबात से पहले एक जम्मू कश्मीर का बड़ा दौरा करने जा रहे हैं और कल शाम से ये खबरें बड़ी गर्दिश में है कि वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं और अब की बार जम्मू कश्मीर में उनका पड़ाव जो है साउथ कश्मीर का अनंतनाग होगा, जहां पे वो एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगे। वो 20 फरवरी की तारीख थी, वज़ीर-ए-आज़म जम्मू आए थे और जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान उन्होंने जम्मू में कई हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया था। इनॉग्रेशन करने के साथ साथ उन्होंने अवामी रैली से खिताब भी किया था। भाजपा की अब की बार 370 की पार सरकार बनाने का उन्हें ऐलान भी किया था। लेकिन कश्मीर में आने के दौरान वो जम्मू कश्मीर के साउथ कश्मीर की सीट के हवाले से माना जा रहा है कि काफ़ी अहमियत की हामिल सीट को मद्देनजर रखते हुए वो साउथ कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात से पहले यह अहम दौरा और पब्लिक गैदरिंग से खिताब भी कर सकते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा अहमियत का हामिल भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर की 3 कश्मीर से निशस्तें हैं, 2 जम्मू से हैं और माजी में एक लद्दाख को लेकर 6 सीटें हुआ करती थी, लेकिन अब की बार 5 बची और 5 में जम्मू की 2 और कश्मीर की साउथ कश्मीर पे पूरी तरह से बीजेपी नज़र रखे हुए है। और बीजेपी की इसी नज़र के बीच में वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर काफ़ी अहमियत का हामिल भी माना जाता है। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से सरकारी ज़राया से तस्दीक तो नहीं हुई है, ना कोई फाइनलाइज लिस्ट हो रही है, लेकिन जो करीबी या आला सतही ज़राया हैं वो यही बता रहे कि वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म मार्च के महीने में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। और जम्मू कश्मीर के इस दौरे के दौरान मार्च के पहले आज से हफ्ते के बीच में वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान पब्लिक से भी खिताब करेंगे। और साफ जाहिर है चुनावी माहौल से पहले चुनावी मैदान में उतरने की बात भी की जा रही है। महज चुनाव का और इसी चुनाव के बीच में कश्मीर से लेकर जम्मू तक सियासत गर्म है। कश्मीर में देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, 4 बड़ी जमातें और उसके साथ साथ कांग्रेस इस महाज में अपने उम्मीदवारों की किस्मत आजमाने की बात कर रही है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक आने वाले इन इंतखाबात में क्या कोई बड़ा सियासी गठजोड़ हो सकता है, उस पर भी अभी अंदाजे किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से राय दी जा रही है। लेकिन कल शाम कश्मीर में सजाद गनी लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नॉर्थ कश्मीर से अपना उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान करते हुए बताया कि सजाद गनी लोन नॉर्थ कश्मीर से ही इंतखाबात लड़ेंगे। सजाद गनी लोन का सिर्फ पीपल्स पार्टी का सिर्फ नॉर्थ कश्मीर से 1 सीट पर ऐलान करना और बाकी 2 के बारे में यानी श्रीनगर और साउथ कश्मीर के बारे में यह बताना कि अगले 10 दिनों तक ऐलान किया जाएगा, सियासत के हल्कों में कुछ न कुछ सवाल जवाब खड़े कर रहे हैं। और अक्सर सियासी तजिया निगार ये बता रही कि अभी सजाद गनी लोन दिल्ली में ही थे और दिल्ली में जहां उनकी कुछ आला कमान हाई कमान लीडरान से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था, उस सारे के बीच में अचानक श्रीनगर से उनकी पार्टी के आगा जो है इमरान रजा अंसारी, उनका ट्वीट होना कहीं न कहीं सियासत के गलियारों में नई कोई हिकमत अमली तो नहीं है। क्योंकि अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ऐलान भी करना था तो उसने सिर्फ 3 के बजाय 1 का ऐलान करके कहीं कोई बड़ा तीर तो नहीं मारा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी कौन सा तीर मारने वाली है उस हवाले से इंतखाबात के बाद ही मालूम होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की 5 निशस्तों पर अपने मुमकिन उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जम्मू में भाजपा इलेक्शन कमेटी की एक आला सतही मीटिंग आज मुनक्कद भी हुई और मीटिंग की सदारत पार्टी के सदर जम्मू कश्मीर रविंदर रैना ने की। और इस पार्टी में आज के इस मीटिंग में पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग, मरकजी वजीर और रुकन असम्बली कठुआ उधमपुर हल्का डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर में पार्टी के इंचार्ज आशीष सूद, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल, सबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, पार्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर DK मनियाल, सुनील शर्मा, विबोध गुप्ता, शक्ति परिहार और पार्टी के तर्जुमान के साथ साथ दूसरे कई लीडरान ने भी शिरकत की। जरा ये भी बताया कि 5 हल्कों से उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट तो किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा जोर जम्मू, कठुआ, उधमपुर और अनंतनाग की सीटों पर ही दिया गया। हर हल्के से 2 से 3 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करके पार्लिमानी बोर्ड को पेश किया जाएगा, जो कि हतमी मंजूरी के लिए इंतखाबात में उम्मीदवारों के इंतखाब में फैसला करेगी। अगर जम्मू, कठुआ, उधमपुर हल्के के 2 मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट में इंतखाबी कमेटी की होने वाली मीटिंग में पार्लिमानी बोर्ड को पेश की जाने वाली फहरिस्त में शामिल होंगे, लेकिन नए तराशे हुए अनंतनाग, राजौरी, बारामूला पार्लिमानी हल्के के मुमकिन उम्मीदवारों के नामों का भी फैसला किया जाएगा। अनिल शर्मा हमारे साथी जम्मू में है।
और उनसे हम जानेंगे। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइएगा आज की बैठक, और आज की बैठक बड़ी खबरें बाजार में चल रही थी, बहुत कुछ बताया जा रहा था। कहीं ये भी एक बार ये खबर भी सोशल मीडिया या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चली कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह मीटिंग छोड़ के निकल गए। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन कुल मिला के आज की मीटिंग में क्या कोई अंतिम निर्णय, कुछ शॉर्टलिस्ट हुए नाम? देखिए, इस वक्त अगर सनम की बात करें तो लगभग 9 लोगों की लिस्ट जो है वो तैयार की गई है और जो केंद्र में पहुंचाई जाएगी, जिनमें लगभग आपको बता दें कि लगभग जो है आखिरी मोहर जो है वो 5 नामों पे लगनी है। और इसी के साथ साथ लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख की एक सीट जिस पर जो है वो मोहर लगानी है। लगभग आकलन करें तो 6 सीटें। और उसी बीच आज लगातार बैक टू बैक मैराथन का दौर चल रहा है, जिसे एक्सरसाइज के तौर पर भी कहा जा सकता है। तो जिस तरह से जो खबरें इस तरह से चलाई जा रही है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कोई मीटिंग छोड़कर जो है वो बीच बाजार निकल गया, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर लगातार हमने पूरी तरह से भाजपा हेडक्वार्टर की बात करते हैं, जहां पर मुख्य तौर पर इस समय विशेष तौर पर जो बैठक का दौर चल रहा है। एक बैठक अभी समाप्त हुई है और इससे पहले आपको बता दें कि एक बैठक जो है वो लगभग सुबह लगभग जो है वो 10 बजे शुरू हुई थी और 11:30 बजे समाप्त हुई। और बैक टू बैक बैठक का मैराथन जो है वो चल रहा है। और इसके बाद लगभग जो है 3 से 4 बजे के बाद एक और बैठक जो है वो होनी है। और कुल मिला के जब स्पष्टीकरण होगा कि ये जो नाम है, इनमें से 5 नामों पर जो मोहर लगनी है, तो आप मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर में आने वाले जो 2 से 3 दिन है वो काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। और उस क्रूशियल के दौरान जो है उन 5 नामों पर मोहर लगेगी। और उन 5 नामों में कौन कौन होंगे? अनिल, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? कहीं से आपने बात तो की होगी, क्या पुराने नाम जो हैं, जिस तरह के जम्मू की 2 सीटें बीजेपी के पास ही हैं, तो उन पे जो पुराने जो जीत के पहले पिछले विधायक आए, जिनमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, दूसरे जो है, तो उनके नामों पे को भी इंक्लूड किया गया है या वो नाम एक्सक्लूड है? और दूसरी बड़ी बात, क्या ये आज जो मैराथन हुआ, क्या ये जम्मू की ही 2 सीटों के लिए हुआ या कश्मीर की 3 सीटें भी इसमें डिस्कस हुई? देखिए, कहीं ना कहीं इस मैराथन में जो भी जराया बता रहे हैं, जो जिस तरह से डिस्कशन यहाँ पर चली है, क्योंकि इस पर मंथन जो है वो जम्मू और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, तो जिसको लेकर काफी ज्यादा समीक्षा हुई है। हालांकि चेहरा जो है वो एक बदल सकता है। जो जराया इस वक्त हमें बता रहे हैं कि एक चेहरा जो है वो चेंज हो सकता है। वो कौन होगा, क्या होगा, जिस पर अभी रणनीति तय हो रही है। और जिस तरह से आपका कहना है कि जम्मू कश्मीर को लेकर क्या रणनीति बनी है, जिसमें लगातार मैराथन चल रहा है कि कश्मीर की 3 सीटों को किस तरह से जीता जाए, तो वो बैक टू बैक अब ये बताया जा रहा है कि लगभग 370 कार्यक्रम जो है वो भाजपा की तरफ से किए जाएंगे। वो बूथ स्तर पर भी रहेंगे और जिला स्तर पर भी रहेंगे, ब्लॉक स्तर पर भी रहेंगे। तो जो लक्ष्य है 370 की प्राप्ति का, उसे पूरा तय किया जाना है, जिसको लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की रहनुमाई में जो कल ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। और आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरजुक आशीष सूद, भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना की अध्यक्षता में जो है एक पूरी टीम बनी है। कुछ नए नाम आए हैं सामने। कुछ यूजुअली एक पत्रकार होता है, वो देखता है कि कुछ नया नाम आया, तो कुछ नए नाम आए सामने जिनको चुनाव में उतारा जा सकता है प्रोबेबल्स में। देखिए, अभी नए नामों को लेकर जो है वो मंथन किया जा रहा है। अभी निकलकर नाम जो है वो सामने जरूर नहीं आए हैं और जल्द कोशिश है कि उन नामों को लेकर भी हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। लगातार बैक टू बैक मैराथन जो है वो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा हमारे साथी जम्मू से। और जम्मू में बीजेपी की बड़ी मीटिंग हुई और सुबह सुबह इस बड़ी मीटिंग में आशुष कुछ से लेकर जितेंद्र सिंह, रविंद्र रैना से लेके सुनील शर्मा और सर जोड़ के बैठे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की 6 सीटें और इन 6 सीटों में 3 कश्मीर से, 2 जम्मू से, 1 लद्दाख से। और इनमें जम्मू की 2 ऑलरेडी बीजेपी के पास है, कश्मीर की 3 जो अब कश्मीर की 2.5 हो चुकी हैं, एक आधा जो है वो जम्मू के साथ जोड़ा जा चुका है, साउथ कश्मीर की सीट। तो इन 2.5 से लेकर 3 सीटों पे क्या कुछ बीजेपी करने जा रही है, किन को मैदान में उतारा जा रहा है। जिस तरह खबरें हमारे पास है कि बीजेपी बता रही है कि रविंद्र रैना को मैदान में उतारा जाए पुंछ राजौरी की सीट के लिए, जो क्लोज हल्के हैं, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। और रविंद्र रैना चूंकि बीजेपी के रियासती सदर भी हैं, साथ साथ में उनका एक
जो रूप बदला हुआ रूप, यानी वो सबको साथ लेने वाली जो सियासत अब इख्तियार कर चुके हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि वो उसको बड़ा फायदा दे सकता है। और जिस तरह से पहाड़ियों की रिजर्वेशन का उनने मामला उठाया, और चूंकि खुद पहाड़ी कबीले से भी ताल्लुक रखते हैं, तो ये सारी चीजें बीजेपी सामने रख रही है। लेकिन कश्मीर में श्रीनगर की सेंट्रल सीट है, नॉर्थ कश्मीर की सीट है, यहाँ पे बीजेपी किसको उतारेगी? खबरें आ रही हैं नॉर्थ कश्मीर से बीजेपी अपने उम्मीदवार को नहीं उतार रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और ये कुछ जराया ये भी बता रहे हैं कि नहीं, वहीं किसी आजाद उम्मीदवार को डायरेक्ट सपोर्ट किया जाएगा। क्या ऐसा होगा? तो क्या उससे कुछ सियासत बदलेगी? वो अपनी जगह पे, लेकिन रविंदर रैना के साथ साथ दूसरे लीडर जम्मू में थे, और यहाँ पे तरुण चुग ने आज यही बताया कि उम्मीदवारों को हम सिर्फ शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। हतमी फैसला बीजेपी की सेंट्रल पार्टी बोर्ड को पेश किया जाएगा और आला कायदी आला फैसला करेगी कौन उम्मीदवार होगा। जम्मू में इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। रविंदर रैना से लेकर तरुण चुग सब इस मीटिंग में थे, आशीष सूद थे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से कुछ ऐसा तासुरात का ख्याल भी किया। भारत के 954 जिलों में कार्यक्रम होंगे और जम्मू कश्मीर में 27 पार्टी के जिलों में 370 कार्यक्रम, क्योंकि 370 सीटों का लक्ष्य भी है, और 370 को एक कलंक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त भी किया है। 370 की जंजीरों से जम्मू कश्मीर को मुक्त भी किया है। विकसित भारत के संकल्प के लिए संकल्प पत्र लेकर लोगों से कि 2024 का रोड मैप क्या होना चाहिए, 2024 से 29 का रोड मैप क्या होना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को क्या क्या माइलस्टोन तय करने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता का आदेश मानने वाली पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज सभी साधनों को पकड़ते हुए, कम्युनिकेशन के सभी साधनों को पकड़ते हुए, संपर्क के सभी साधनों को पकड़ते हुए जनता के पास जाएगी। और कल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने इस कैंपेन को दिल्ली में लॉन्च किया, और मेरे जिम्मे लगा कि हमें आकर जम्मू में लॉन्च करना है। ये सुझाव पेटियां लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गली गली, बाजार बाजार, एक एक मोहल्ले में जाएंगे, एक एक एसोसिएशन के पास जाएंगे, देश के हर फील्ड में जाएंगे और इसमें सुझाव लेंगे। और ये सुझाव नीचे भी लिखा है, सीधा मोदी जी को जाएंगे, कंपाइल कर मोदी जी इसके ऊपर सीधा मोदी जी को भेजें, ये भी इस पे लिखा है। यानी जनता के बीच जाना और जनता से सुझाव लेना। इस तरह नाज़रीन, अब जरा हालात हाजरा का प्रोग्राम भी, हालात हाजरा के मामलात भी, और हालात हाजरा के मामलात में सोशल मीडिया के जरिए बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बहुत से लोगों के साथ ठगी की जा सकती है। ये सोशल मीडिया है, और आज की दुनिया में जहाँ ग्लोबल वर्ल्ड है, वही सोशल मीडिया का अपना एक इम्पैक्ट भी है, रोल भी है। आपको याद होगा कश्मीर के नौजवान नौकरी की तलाश में जाते जाते यूक्रेन के जहाज पर भी पहुंचाया गया, वो सोशल मीडिया के जरिए। और सोशल मीडिया के हवाले से कल ये आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया और पुलिस ने खास तौर पे बताया कि उनके एडीजी का भी एक सोशल मीडिया फेक अकाउंट है। तो उसी फेक अकाउंट से बचना है, और आपको भी ख्याल रखना है। आपको भी बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस बताती रहती है, बार बार जो एक्सपर्ट्स हैं बताते रहते हैं कि आपको अपना ऑनलाइन दिफा जो है वो ज़रूर करके रखना है। आज की खबर करें तो आज भी एक फेक अंडर सेक्रेटरी को पकड़ा गया है, जो अपने आप को जम्मू कश्मीर के राजभवन के साथ मुंसलिक बताते हुए बता रहा था। उसके कब्जे से क्राइम ब्रांच ने, साइबर क्राइम ने मोहरें भी पकड़ी हैं, ठप्पा यानी आइडेंटिटी कार्ड भी पकड़ा है। और साफ जाहिर है ये कश्मीर के गांदरबल का इलाके का है, और गांदरबल के इस शख्स को जो पकड़ा है तो ये अपने आप को अंडर सेक्रेटरी बताता था, राजभवन के साथ एफिलेटेड। और ये नकली अंडर सेक्रेटरी साफ जाहिर है अपने उस आई कार्ड का, अपने उस टाई कोट का बड़ा फ़ायदा लेते हुए हो सकता है कुछ लोगों को लूट भी रहा होगा। लेकिन पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे ताकीद कर रखी है कि जो ऑनलाइन प्राइवेसी है, सिक्योरिटी के बढ़ते खदशात हैं, तो इसलिए आप ऑनलाइन वही शेयर करें, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए वही शेयर करें जो आप समझ सकते हैं कि इसके आपकी प्राइवेसी जो है
उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को ऐसे एडजस्ट करें कि कोई भी आपकी हसास तफसीलात जो है वो किसी के साथ शेयर ना हो सके। सोशल मीडिया पे आज एक्स पे पुलिस ने भी बताया था और ये भी बताया था कि ख्याल रखें अपनी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी पोस्ट वगैरह जो है उसमें एक कंट्रोल रखें कि आप कौन देखता है, किस तक उनकी रसाई है, ताकि आपका जो राजदारी है उसकी हिफाजत हो सके और हसास तफसीलात जो है वो सोशल मीडिया पे गुरेज ना करें। लेकिन हसास मामला अब बिजली का भी है और हसास के मामले में अब बिजली के हवाले से सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया है। 300 मेगावाट बिजली जो फराहमी का मामला था, अब जम्मू कश्मीर और हिमाचल सरकार का मुआहदा तय हो गया और सतलुज जल विद्युत नगर दिल्ली और हिमाचल सरकार के दरमियान जो मुश्तरका कंपनी है जो और मुख्तलिफ रियासतों में सोलर पावर के मंसूब पर काम करती है, ये कंपनी जम्मू कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 300 मेगावाट बिजली के सोलर प्रोजेक्ट जो है बिजली है वो फराहम करेगी। और ये जो है ये स्कीम जो है जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को एक बड़ी राहत भी दे सकती है। ये रिक्वायरमेंट मोड के तहत जो प्रोजेक्ट है, ये डोमेस्टिक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और इससे जम्मू कश्मीर की आवाम को बड़ा फ़ायदा भी होगा। लेकिन इसी के बीच में आपको याद होगा सरकार ने एक घरेलू सार्फिन के लिए एमनेस्टी स्कीम को लागू किया था और इस एमनेस्टी स्कीम में यही था कि आप किस्तों में अपना बिजली का बिल जमा करा सकते हैं और अब उसको 1 साल की और तोसी की गई है और इसकी तोसी जो है इसके बाद अब बिजली की मुकम्मल जो बकायात है उसकी वसूलियाबी को यकीनी बनाने के लिए ये तोसी की गई है और जो इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो जाने। फैसल हमारे साथी हैं, वो बताएंगे हमें। फैसल ज़रा बताइएगा, 2 खबरें, 300 मेगावाट की बिजली जम्मू कश्मीर को अब हिमाचल से मिलेगी और दूसरी खबर जो बिजली की एमनेस्टी स्कीम है उसमें 1 साल का इजाफा था। दोनों खबरों को अवामी हल्के किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये आपको याद होगा कि जो आगे जाके जो सरकार की जो प्लानिंग है वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी ही है, क्योंकि अब ज्यादा जब ग्लोबल वार्मिंग हम देखते हैं या क्लाइमेट चेंज देखते हो तो कहीं ना कहीं जो पानी की सतह है वो कम से कम हो रही है दरियाओं में और जिससे जनरेशन पे भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। अब मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार तक अब यही चॉइस है कि वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि अब सोलर पावर प्लांट्स यहाँ पे लगाए जाए और लोगों को वो दिया जाएगा। और एक रूफटॉप स्कीम भी इसके हवाले से लॉन्च की गई है। जो लोग चाहते हैं कि सोलर एनर्जी इस्तेमाल करें उनके लिए फैसिलिटी रखी है कि वो ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, अपने घरों पे रूफटॉप सोलर लगा सकते हैं। तो ये पहले उसी चीज की जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ ये मंसूबा हुआ है या इसके साथ जो मुआहदा तय हुआ है ये इसी का एक कड़ी है और आगे जाके इस तरीके की और भी डिसीजन देखने को मिलेगी। वही जहां तक हम एमनेस्टी स्कीम की बात करें तो इस स्कीम को पहले सितंबर 2022 में स्टार्ट किया गया था। उन लोगों के लिए, उन सार्फिन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी फीस नहीं भरते, जिनके अब वो बोझ बना हुआ है, उनको एक एमनेस्टी दी गई थी कि आप इंस्टॉलमेंट के जरिए भर दीजिए अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और जब आप अपने इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ किया जाएगा, आपका इंटरेस्ट जो है वो कैंसिल किया जाएगा। तो सितंबर 2023 तक ये खत्म हो गई थी, लेकिन कश्मीर के लोगों ने जो इसका फायदा नहीं उठाया। हालांकि जम्मू के लोगों ने ठीक ठाक इसका फायदा उठाया, लेकिन कश्मीर से इसकी ज्यादा रिकवरी नहीं हुई। जम्मू कश्मीर सरकार के पास खासकर पीडीडी डिपार्टमेंट के साथ ये एक्सपेक्टेशन थी जो 700-800 करोड़ रुपए जो लोगों के पास से बकाया जाते वो हमारे रिकवर हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से 150 करोड़ रुपया ही रिकवर हुआ। सरकार मजबूर हो गई, कल से फिर से इस एमनेस्टी स्कीम का जो टाइम है वो एक्सटेंड किया गया और मार्च 2025 तक ये लागू रहेगा। और अब उन लोगों को कहीं ना कहीं फायदा उठाना चाहिए जिनके पास बोझ बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फीस जो नहीं भर पाते, उनके लिए अच्छी फैसिलिटी है कि वो पीडीडी डिवीजन जाके इस स्कीम से फायदा उठाया, इंस्टॉलमेंट के जरिए अपना इलेक्ट्रिसिटी फीस भरे और जैसे ही वो अपने सारे इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करेगा उसके बाद उनका जो भी इंटरेस्ट होगा वो हट जाएगा, वो उनसे नहीं लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को सोचने की जरूरत है। ये स्कीम जो है अच्छी है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते, इस स्कीम को भी अगर अवेल कोई नहीं करता, इससे कोई फैसिलिटी नहीं लेता है, तो मार्च 2025 के बाद जो है कनेक्शन जो डिस्कनेक्ट किए जाएंगे। और अगर कोई पहले ये स्कीम अवेल करता है, 2-3 इंस्टॉलमेंट भरता है, फिर नहीं भर रहा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, उसको फाइन भी भरना होगा और उसके साथ जो एक सवाल फैसल, आमतौर पे मैं जो लोगों से बात करता हूँ अक्सर मुझे लोगों ने बताया कि उन्हें पता ही नहीं होता सरकार की स्कीमों का। तो इस स्कीम की जानकारी आवाम तक पहुंचाने के लिए क्या बिजली डिपार्टमेंट ने सरकार ने कोई शुरुआत की है, जो मीडिया को इन्वॉल्व किया है इसमें, जो यूजुअली गेट टुगेदर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, लोगों को जानकारी, क्या उसके लिए बिजली डिपार्टमेंट ने कोई प्रोग्राम शुरू किया है या सिर्फ आज खबर बनी तो भूल गई?
देखिए फिलहाल तो इसके हवाले से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया। अगर आपको मैं पहले स्कीम की बात करूं जो 2022 में स्टार्ट की, तो अवेयरनेस न होने की वजह से ही वो फेल हो गई। जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि जम्मू के लोगों ने थोड़ा बहुत फायदा उससे उठाया, लेकिन कश्मीर के लोगों ने फायदा ही नहीं उठाया। जो एक्सपेक्टेशन 800 करोड़ रुपए रिकवर करने के थे, उसमें से सारी 150 करोड़ रुपया ही रिकवर हो सका। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अवेयरनेस की कमी थी वो कितनी ज्यादा थी, लोगों को पता ही नहीं। खत्म हुए उसके बाद लोगों को पता चला कि कोई स्कीम थी जिसके जरिए हम अपना बोझ जो उतार सकते थे। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जरूरत है, अगर अच्छे तरीके से अवेयरनेस होती है इस स्कीम की, तो जो भी एक्सपेक्टेशन सरकार की है, जो भी पैसा लोगों के पास है, वो इस एक साल में जो है रिकवर हो सकता है। लेकिन जरूरत है कि निचली सतह पे अवेयरनेस हो और मीडिया को इन्वॉल्व किया जाए, प्रोग्राम्स किया जाए, ताकि आम लोगों को समझ आ सके कि इस किस स्कीम से जरिए हम कैसे ये पैसा वसूल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी फैसल सरकार की जो एमनेस्टी स्कीम है उस हवाले से बात कर रहे थे। थोड़ा सा मैं सरकार को बताता चलूँ, अगर सरकार को याद ना हो तो एक फिल्म देख लीजिएगा। उस फिल्म में वो एक्टर है, वो अपने मालिक को कहता है कि मालिक वो उससे चिप्स मांग रहा है, तो चिप्स वो कहता है मालिक को, उसका जो मालिक है वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं। तो वो कहता है मालिक चाहे इतना खर्चा कर लिया, वहाँ थोड़ा सा 10 रुपये का और चिप्स भी। तो सरकार जी आपसे गुजारिश है, जाए इतना कुछ करें, थोड़ा सा पब्लिसिटी भी कर लीजिएगा, बता दीजिएगा पब्लिक को कि क्या है ये प्रोग्राम। यूजुअली लोगों के लिए सरकार स्कीमें लाती है, लेकिन आवाम को बुनियादी सतह पे मालूम ही नहीं होता है। आज भी अगर लोगों ने खबर सुना, लोग सुनेंगे कि एक एनएचपीसी की कोई है या स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की कोई जो है स्कीम है, तो वो स्कीम क्या है आम लोगों को मालूम नहीं होता है। तो इस स्कीम क्या है, इसको किस तरह से लागू किया जाना है, किस तरह से लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, इसके लिए डिबेट्स होने चाहिए, इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो सरकार को समझने की ज़रूरत है। तो ये सरकार थोड़ा सा इतना खर्चा कर लेते हो, थोड़ा सा और कर लीजिए। ये पीनट्स बाद में खर्चा करने होते हैं, लेकिन उन पीनट्स की वजह से सरकार की स्कीम जो है वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो चलिए, ये सरकार के लिए मशवरा। पुलवामा में आग की वारदात हुई है, बस स्टैंड पुलवामा में, और रात देर गए वहाँ पे मोबाइल शॉप में आग लगी है और जिसकी वजह से नुकसान भी हुआ है। लेकिन आपको बताएं, देख रहे थे आप उर्दू खबरनामा। अभी इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।